सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग ICAR, JRF, SRF, ARS, नेट, IBPS, AFO, AAO, AO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक गायें कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, आपको बताना है 20वीं जो पशुगणना हुई थी 2019 में, तो उस आंकड़े के अनुसार भारत में सर्वाधिक गायें किस राज्य में पाई जाती हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा है MP, तीसरा है राजस्थान, चौथा है राजस्थान। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सबसे ज़्यादा गायें जो हैं पश्चिम बंगाल में हैं, यानी कि 19 मिलियन जो गायें हैं ये आपको पश्चिम बंगाल में मिलेंगी। तो इसकी फर्स्ट रैंक हो जाती है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर आता है, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है और राजस्थान जो है 6वें स्थान पर आता है। राजस्थान में कुल गायें 13.9 मिलियन गायें पाई जाती हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है खेत की बुआई में प्रयोग होने वाला यंत्र है। ठीक है, खेत के अंदर जो बुआई करते हैं तो कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सीड ड्रिल, दूसरा है डिबलर, तीसरा देसी हल और उपरोक्त सभी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये 1 नंबर ये है सीड ड्रिल है और ये जो यंत्र है ये आपका हो जाएगा डिबलर और ये तीसरा जो है ये हो जाएगा देसी हल। ठीक है, इन सब तीनों में से बताइए कौन सा यंत्र जो है जिसका प्रयोग बुआई में करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपरोक्त सभी। सीड ड्रिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, डिबलर का भी प्रयोग कर सकते हैं, देसी हल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपरोक्त सभी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। यहाँ पर देखिए चैनल का नाम लिखा हुआ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मनुष्य में रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मनुष्य में रक्त का थक्का नहीं बनता। पहला ऑप्शन है विटामिन C, दूसरा विटामिन D, तीसरा है विटामिन K और चौथा है विटामिन A। इन चारों में से बताइए किसकी कमी होने के कारण मनुष्य के रक्त में थक्का नहीं बनता। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। विटामिन C की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और विटामिन K की कमी से जानते हैं कि मनुष्य में रक्त का थक्का नहीं बनता। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि विटामिन K। और बात कर लेते हैं विटामिन A की बात। तो विटामिन A की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन A की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि विटामिन K की कमी से मनुष्य के रक्त में थक्का नहीं बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा जुगाली करने वाले पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग चारे को संग्रहित करता है। ठीक है, इन चारों में से बताना है कि जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं आमाशय का कौन सा भाग चारे को संग्रहित करता है। पहला ऑप्शन है रुमेन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमेजम, चौथा है एबोमेजम। इन चारों में से बताइए कौन सा चारे को संग्रहित करने का कार्य करता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले ऑप्शन से। पहला ऑप्शन यानी कि रुमेन जो होता है 80% भाग जो आमाशय का इसी का बना होता है। ठीक है, 80% जो है आमाशय का पार्ट होता है रुमेन। और रुमेन का पीएच मान की बात कर लेते हैं 8.5 से लेके 5.8 से लेके 6.8 पीएच होता है। ठीक है, इसका रुमेन का पीएच। बात करते हैं रेटिकुलम का। रेटिकुलम जो होता है ये आमाशय का सबसे छोटा भाग होता है। ठीक है, सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है, ये रेटिकुलम होता है यानी कि 5% पार्ट। और ओमेजम यानी कि ये 7 से 8% इसका भाग होता है। ठीक है, यानी कि ये ओमेजम का काम क्या होता है, पानी को अवशोषण करता है। ठीक है, पानी का अवशोषण करता है ये। और रेटिकुलम का क्या कार्य होता है, अखाद्य वस्तुओं को
अखाद्य वस्तुओं को इकट्ठा करता है, ठीक है। और एबोमेजम का कार्य होता है जो भी पशु भोजन करते हैं उनको पचाने का काम करता है, ठीक है। ओबीमेजम में भोजन पचने का कार्य होता है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है आमाशय का कौन सा भाग चारे को संग्रहित करता है, तो संग्रहित करने का कार्य रूमेन करता है, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा रूमेन, जो चारे को संग्रहित करता है, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट यही होता है, 80% इसका बना होता है। सबसे छोटा पार्ट अगर पूछेगा आमाशय का तो रेटिकुलम हो जाएगा 5%। ये अखाद्य वस्तुओं को संग्रहित करता है और जुगाली के माध्यम से बाहर निकाल देता है, ठीक है। और ओमेजम 7 से 8% इसका भाग होता है, और ये जो होता है अखाद्य वस्तुओं को पचाने का काम करता है। और एबोमेजम जो होता है ये संपूर्ण भोजन को पचाने का काम करता है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रूमेन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस माह में सबसे कम वर्षा दर्ज की जाती है? जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जून के महीने में सर्वाधिक सबसे कम वर्षा होती है। अगर ये पूछ लेता सबसे अधिक वर्षा कौन से महीने में होती है राजस्थान में, तो सर्वाधिक वर्षा अगस्त के महीने में होती है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, सर्वाधिक अगर वर्षा की बात करें तो अगस्त के महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि राजस्थान के अंदर कितनी वर्षा होती है पूरे वर्ष भर में, तो 575 mm वर्षा होती है पूरे राजस्थान के अंदर पूरे वर्ष में, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जून के महीने में। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जोबनेर ग्रीन किसकी उन्नतशील किस्म है, ठीक है। जोबनेर ग्रीन किसकी उन्नतशील किस्म है? भारतीय पालक की, गाजर की या प्याज की। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं भारतीय पालक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बीटा वाल्गेरिस, ठीक है। बीटा वाल्गेरिस भारतीय पालक का होता है वैज्ञानिक नाम। और बिलायती पालक का क्या नाम वैज्ञानिक नाम होता है? स्पाइनिस ओलेरेसिया, ठीक है। स्पाइनिस ओलेरेसिया इसका वैज्ञानिक नाम होता है। गाजर का आप लोग जानते ही हैं डाकस कैरोटा होता है, और प्याज का एलियम सेपा होता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे पूछा जोबनेर ग्रीन किसकी उन्नतशील किस्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगी भारतीय पालक की, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, करनाल में, हिसार में या गुजरात में। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? हिसार के अंदर स्थित है, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर में क्या है? राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, ठीक है। अगर पूछता है राजस्थान सहकारी डेयरी संघ कहाँ पर है, तो जयपुर में हो जाता। करनाल में जानते ही हैं NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। आनंद गुजरात में क्या है? जिसको NDDB बोला जाता है, ठीक है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात के अंदर स्थित है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हिसार, ठीक है। ये हरियाणा के अंदर है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्राथमिक भू परिष्करण का उद्देश्य नहीं है। इसमें से बताना है प्राथमिक भू परिष्करण का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है मृदा संरचना को सुधारना, दूसरा है पपड़ी तोड़ना, तीसरा है जुताई, और चौथा है मिट्टी को भुरभुरा बनाना, ठीक है। इन चारों में से बताइए कौन सा प्राथमिक भू परिष्करण का उद्देश्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पपड़ी तोड़ना। ये प्राथमिक भू परिष्करण का उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य होते हैं मृदा संरचना को सुधारता है, जुताई में प्रयोग किया जाता प्राथमिक भू परिष्करण का, और मिट्टी को भुरभुरा बनाना, ये प्राथमिक भू परिष्करण के उद्देश्य होते हैं। लेकिन पपड़ी तोड़ना ये प्राथमिक भू परिष्करण का उद्देश्य नहीं होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विश्व में फूलों का निर्यात में प्रथम स्थान किस देश का है? ठीक है, आपको बताना है पूरे विश्व के अंदर जो फूलों का निर्यात किया जाता है विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा है? इटली है, नीदरलैंड है, कोलंबिया है या भारत है? चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो फूलों का निर्यात करता है वो नीदरलैंड देश है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भेड़ की नस्ल जो अधिक फुर्तीली राजस्थान। क्वेश्चन नंबर भेड़ की नस्ल आपको बताना है
भेड़ की नस्ल जो अधिक फुर्तीली और राजस्थान की मरुभूमि में आसानी से लंबा सफ़र तय कर लेती है। ठीक है, आपको बताना ये कौन सी भेड़ की नस्ल है जो कि फुर्तीली होती है और मरुस्थलीय भूमि में आसानी से लंबा सफ़र तय कर लेती है। ठीक है, तो इस भेड़ की खासियत होती है कि टांगे जो होती हैं कैसी होती हैं, पतली होती हैं। ठीक है, टांगे पतली रहेंगी और लंबी रहेंगी। ठीक है, ये दो, और जब टांगे लंबी रहेंगी पतली रहेंगी तो ये मरुस्थलीय भूमि में आसानी से चल सकेंगी और लंबा सफ़र तय कर लेंगी। ठीक है, और इनकी मृत्यु दर जो होती है यानी कि 90% से कम होती है। ठीक है, जीवन दर इनका 90% तक होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसीलिए ये कैसी होती हैं, स्वस्थ होती हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होती हैं, स्वस्थ होती हैं। और ये ठंडे और गर्म जलवायु में आसानी से सहन कर सकते हैं। ठीक है, ठंडे और गर्म जलवायु को ये आसानी से सहन कर सकते हैं, ये खासियत होती है इसकी। तो आपको बताना है ये कौन सी नस्ल है इस प्रकार की जो लंबा सफ़र तय करने वाली होती है, फुर्तीली होती हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जैसलमेरी, दूसरा है चोखला, तीसरा है मालपुरा, चौथा है मारवाड़ी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऐसी खासियत किस में देखने को मिलती है, जैसलमेरी में। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि जैसलमेरी। चलिए, और भी, सॉरी दोस्तों, जैसलमेरी नहीं रहेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि मारवाड़ी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी यानी कि डी वाला ऑप्शन। और बात कर लेते हैं जैसलमेरी। जैसलमेरी की खासियत होती है यानी कि 3 से 4 दिन तक बिना पानी पिए रह सकती है। ठीक है, बिना पानी पिए यह 3 से 4 दिन तक रह सकती है। अब बात कर लेते हैं चोकला की। चोकला के बारे में जानते ही हैं। चोकला यानी कि भारत की, इसको मेरिनो कह सकते हैं या राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऊन उत्पादन करने वाली होती है वो भारत की या राजस्थान की चोकला नस्ल होती है, और विश्व की पूरी सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन करने वाली मेरिनो होती है। ठीक है, इसलिए इसको चोकला को भारत की मेरिनो की नस्ल की संज्ञा देते हैं। ठीक है, मालपुरा की बात कर लेते हैं। मालपुरा जो नस्ल है भेड़ की, इसे नब्दे और गलीचे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, नब्दे और गलीचे बनाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये फेमस वैरायटी है मालपुरा। और मारवाड़ी ऐसी नस्ल है जो कि जिसकी टांगें होती हैं, लंबी होती हैं, पतली होती हैं और लंबा सफ़र तय कर सकती हैं, फुर्तीली होती हैं और 90% तक इनका जीवन दर पाया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखें। और ठंडे और गर्म जलवायु को भी आसानी से ये सहन कर सकती हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि डी वाला मारवाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गन्ने में अंकुरण बुआई के काफ़ी देर बाद होता है। ठीक है, तब तक बहुत से खरपतवार निकल आते हैं और उन खरपतवारों को निकलने को क्या कहा जाता है। आपको बताना है, अंधी गुड़ाई कहते हैं या मिट्टी को भुरभुरा करना कहते हैं या मिट्टी में नमी संचय करना कहते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से बताइए क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंधी गुड़ाई कहा जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। यानी कि गन्ने में अंकुरण बुआई की काफ़ी देर बाद होता है, तब तक बहुत से खरपतवार निकल जाते हैं और उन खरपतवारों को निकालने को क्या कहा जाता है, अंधी गुड़ाई कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अंधी गुड़ाई क्रिया किसमें की जाती है, तो आप सीधा ऑप्शन लगा देंगे कि गन्ने के अंदर अंधी गुड़ाई की जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है सीडार नामक पेय किस फल से बनाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है जो सीडार बनता है और किस पेय पदार्थ से, किस फल से बनाया जाता है। अमरूद से बनाया जाता है, केले से बनाया जाता है, नाशपाती से बनाया जाता है या सेब से बनाया जाता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीडार नामक जो पेय पदार्थ बनाया जाता है वो सेब से बनाया जाता है। ठीक है, सेब से बनाया जाता है। अमरूद से क्या बनाया जाता है, अमरूद से जेली बनाई जाती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दूध का निर्जमीकरण किया जाता है। ठीक है, दूध का निर्जमीकरण किया जाता है। इसको निर्जमीकरण को स्टेरिलाइजेशन भी बोला जाता है। तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कितने समय के लिए किया जाता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है 112 डिग्री सेंटीग्रेड 15 सेकंड के लिए, 115 डिग्री फ़ारेनहाइट 15 सेकंड के लिए, 115 डिग्री सेंटीग्रेड 15 मिनट के लिए। चौथा ऑप्शन है 115 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 115 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहेगा, 30 मिनट के लिए इसको स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, गर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो
हानिकारक और लाभदायक जितने भी जीवाणु होते हैं और बीजाणु होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं, ठीक है एकदम। और नष्ट होने के कारण, हानिकारक और लाभदायक दोनों जीवाणु नष्ट होने के कारण क्या होता है, इससे दही और पनीर भी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। दोनों प्रकार के इसमें बैक्टीरिया जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। तो इसका हो जाएगा दूध का निर्जमीकरण किया जाता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसमें टेम्परेचर भी क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं अधिक है और टाइम भी अधिक है, इसलिए दोनों प्रकार के जीवाणु इसमें नष्ट हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है विनोवर यंत्र का कार्य होता है, ठीक है। विनोवर यंत्र जो होता है उसका कार्य आपको बताना है। पहला ऑप्शन है फसल कटाई व मड़ाई करना, दूसरा है दाने और भूसे को अलग करना जिसको ओसाई कहा जाता है, तीसरा है कटाई और मड़ाई करना, चौथा ऑप्शन है केवल मड़ाई करना। इन चारों में से बताइए किसे कहते हैं विनोवर यंत्र, कौन से में काम में लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी दाने और भूसे को अलग करना विनोवर यंत्र का कार्य होता है। तो हमारा सेकंड वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसको ओसाई कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है परिरक्षण के लिए कितने प्रतिशत लवण होना चाहिए, ठीक है। 12 से 15%, 10 से 12%, 20 से 25% या 15 से 25%। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि 15 से 20% ये हो जाएगा। परिरक्षण के लिए इतने प्रतिशत लवण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कह रहा है माँ से बछड़े को अलग रखकर पालना क्या कहलाता है, ठीक है। माँ जो होती है बछड़े को अलग रखकर पालना क्या कहलाता है, ऑर्फन कहलाता है, सकलिंग कहलाता है, नकलिंग कहलाता है या बिनिंग कहलाता है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है बिनिंग कहते हैं, ठीक है। माँ से बछड़े को अलग रखकर पालना क्या कहलाता है, बिनिंग कहलाता है। और बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, ऑर्फन किसे कहते हैं, यानी कि माँ की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चे को पालना, ठीक है, यानी कि अनाथ बच्चे को पालना क्या कहलाता है, ऑर्फन कहा जाता है। ऑर्फन का मतलब होता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, अनाथ। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, ठीक है। माँ की मृत्यु हो जाने पर बछड़े को पालना उसको कहते हैं ऑर्फन विधि। और सकलिंग की बात कर लेते हैं। सकलिंग यानी कि माँ के साथ बच्चे को रखकर पालना क्या कहलाती है, सकलिंग कहलाते हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक विधि है एक प्रकार की सकलिंग, इसके माँ और बच्चे दोनों साथ में रहेंगे, इस प्रकार की विधि को सकलिंग कहते हैं पालना। और नकलिंग मतलब ये दूध दोहन की एक दोषपूर्ण तरीका है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, नकलिंग किसमें कहते हैं, दूध दोहन की एक दोषपूर्ण तरीका है, इसको आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि डी वाला बिनिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा खेत से हरा चारा काटने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि खेत से हरा चारा काटने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, मोवर का, रिपर का, हो का या हैरो का। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खेत से हरा चारा काटने के लिए मोवर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं रिपर क्या होता है, अनाज वाली फसलों की कटाई करने के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप लोग देखते हैं जैसे कंबाइन होता है या और भी यंत्र होते हैं जिसको आगे लगा रहता है, ब्लेड्स नुमा लगे रहते हैं, तो वो अनाजों को काटने का जो काम करता है वो रिपर का कार्य होता है, ठीक है। अनाज वाली फसलों की कटाई करने में प्रयोग करते हैं रिपर का। हो की बात कर लेते हैं, ये खरपतवार निकालने वाला यंत्र है, ठीक है। ये खरपतवार निकालने वाला यंत्र है, खरपतवार निकालने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है हो का। अब बात कर लेते हैं हैरो का। हैरो यानी कि हैरो के बारे में जानते हैं, ढेले तोड़ने के रूप में, खरपतवार निकालने के रूप में, खाद को मिलाने के रूप में इसका प्रयोग होता है, ठीक है, हैरो का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि मोवर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अमरूद में ब्रोंजिंग नामक समस्या किस पोषक तत्व की कमी के कारण पाई जाती है, बोरान की, मोलिब्डेनम की, जिंक की या आयरन की। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अमरूद में अगर बोरान की या ब्रोंजिंग नामक रोग हो जाता है तो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ZN, ठीक है। ZN की कमी के कारण क्या होता है, अमरूद के अंदर ब्रोंजिंग नामक समस्या उत्पन्न हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से बेफलीदार या नॉन लेग्यूम हरे
चारे हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा है जो बेफलीदार हरा चारा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अंजन घास और दूब घास, दूसरा है मटर का भूसा और चना भूसा, तीसरा है गेहूं भूसा धान पुआल, चौथा है बरसीम और ग्वार। इन चारों में से बताइए कौन सा बेफलीदार हरा चारा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंजन घास और दूब घास, ये बेफलीदार हरे चारे हैं। ठीक है, नॉन लेग्यूम फसलें हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी फर्स्ट वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारत में ट्रैक्टर उत्पादन की प्रथम स्थापित कंपनी कौन सी है। पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, दूसरा है फोर्ड, तीसरा है हिंदुस्तान, चौथा है आयशर। इन चारों में से बताइए कौन सा भारत में ट्रैक्टर उत्पादन की प्रथम स्थापित कंपनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयशर। आयशर जो है ये भारत में ट्रैक्टर उत्पादन की प्रथम स्थापित कंपनी है। ये आयशर ट्रैक्टर यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ऊँटनी के दूध में वसा प्रतिशत होता है। पहला ऑप्शन है 3.75%, दूसरा 5.3%, तीसरा है 7.3%, चौथा है 4.2%। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऊँटनी के दूध में वसा प्रतिशत 5.3% पाया जाता है, यानी कि सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मनुष्य के दूध में वसा प्रतिशत की बात करें तो हो जाएगा 3.75%। ठीक है, ये हो जाएगा मनुष्य के दूध में वसा प्रतिशत। और 7.3% की बात कर लेते हैं, ये भैंस के दूध में वसा प्रतिशत होता है। और 4.2 की बात कर लेते हैं, ये बकरी के दूध में वसा प्रतिशत होता है। ठीक है, और गाय के दूध का जानते हैं कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो इसका हो जाता है 4.1%। ये गाय के दूध का वसा प्रतिशत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आपको बताना है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। पहला ऑप्शन है 11 सितंबर 2019, दूसरा है 20 सितंबर 2019, तीसरा है 1 सितंबर 2019, चौथा है 9 सितंबर 2020। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 11 सितंबर 2019 को राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, प्रारंभ किया। कहाँ से की गई थी इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो मथुरा उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी, मथुरा उत्तर प्रदेश में, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार खरीफ फसलों से संबंधित नहीं है। ठीक है, आपको खरपतवार यहाँ पर दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा खरपतवार खरीफ फसलों से संबंधित नहीं है। पहला खरपतवार है हिरणखुरी, दूसरा हजारदाना, तीसरा प्याजी, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इन चारों में से बताइए कौन सा खरीफ फसलों से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि हजारदाना। ठीक है, हजारदाना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये खरीफ फसलों से संबंधित है। ठीक है, और बात कर लेते हैं इसका वैज्ञानिक नाम का। इसका वैज्ञानिक नाम होता है फाइलेंथस निरूरी। ठीक है, फाइलेंथस निरूरी इसका वैज्ञानिक नाम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधे के क्षतिग्रस्त भागों को मरम्मत की जाती है। ठीक है, आपको बताना है पौधे के क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत किस विधि द्वारा करते हैं। स्टोन ग्राफ्टिंग से, ब्रिज ग्राफ्टिंग से, विनियर ग्राफ्टिंग से और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग से। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्टोन ग्राफ्टिंग और ये एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, ये दोनों एक ही है। इसका दूसरा नाम होता है स्टोन ग्राफ्टिंग का एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो ये जो होता है एपोकोटाइल ग्राफ्टिंग जो होती है या स्टोन ग्राफ्टिंग जो होती है, ये महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर कोंकण जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, कोंकण जो क्षेत्र है, कोंकण क्षेत्र के लिए सबसे अच्छी यह व्यावसायिक विधि है। ठीक है, वहाँ की महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र की वहाँ की व्यावसायिक विधि मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रिज ग्राफ्टिंग। ब्रिज ग्राफ्टिंग का दूसरा नाम होता है सेतु ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, ब्रिज ग्राफ्टिंग को क्या कहते हैं, सेतु ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पौधे के क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत किससे की जाती है, यानी कि आंधी तूफान जो आ जाते हैं तो उनको मतलब सुधारने के लिए किस विधि का, ब्रिज ग्राफ्टिंग का प्रयोग यानी कि सेतु ग्राफ्टिंग का उपयोग किया जाता है।
बात कर लेते हैं विनियर ग्राफ्टिंग की। विनियर ग्राफ्टिंग के बारे में आप लोग जानते हैं, काफ़ी फेमस वैरायटी है, मैंगो के अंदर की जाती है, आम के अंदर की जाती है। ये उत्तर भारत की, ठीक है, उत्तर भारत की आम की व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है। ठीक है, उत्तर भारत की आम की व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर, जो हमारा कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली ऊंट की नस्ल है। ठीक है, आपको बताना सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली ऊंट की नस्ल कौन सी है। बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी या कच्ची, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात करें कि सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली जो ऊंट की नस्ल है, इसको किस नाम से, सवारी ऊंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सवारी ऊंट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। नाचना ऊंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नाचना ऊंट के नाम से भी जाना जाता है इसको। और इसकी खासियत होती है कि यह जो ऊंट होता है 110 से लेके 140 किलोमीटर दूरी सफ़र तय कर सकता है। ठीक है, बाकी जितने भी ऊंट होते हैं वो सिर्फ 90 से लेके 60 से लेके 90 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पाते हैं, लेकिन ये 110 से लेके 140 किलोमीटर तक दूरी तय करता है, इसलिए इसको कह सकते हैं सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला ऊंट है। तो आपको बताना है ऐसी किसकी, कौन से ऊंट की नस्ल की जो खासियत है, ठीक है, इस प्रकार के, जिसका उपयोग हम कह सकते हैं सेना के रूप में भी कर सकते। सेना के जो जवान होते हैं वो लोग इस ऊंट का प्रयोग करते हैं बॉर्डरों पर, और पुलिस के जवान भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, पुलिस के जवान भी इसका उपयोग करते हैं। तो आपको बताना है इस प्रकार के ऊंट का प्रयोग की जो नस्ल है, वैरायटी है, कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जैसलमेरी। ठीक है, जैसलमेर जो क्षेत्र है, राजस्थान का मरु क्षेत्र है, वहाँ पर इस प्रकार के ऊंट पाए जाते हैं जो सेना और पुलिसकर्मी उसका प्रयोग करते हैं, जो 110 से लेकर 140 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, और सवारी और नाचना ऊंट के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं बीकानेरी। बीकानेरी जो ऊंट की जो नस्ल है, ये सर्वाधिक सुंदर, ठीक है, सबसे अधिक सुंदर नस्ल मानी जाती है, और सबसे ऊंची नस्ल है। ठीक है, ऊंची भी ये नस्ल होती है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि जैसलमेरी। आज का हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त हुआ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। ठीक है, तो अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो भी है आप लोग करिए।